नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और आज हम पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर पर, पिल्लर नंबर 768 पर, जहां पर मेरे ही गांव से यानी भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक रहे हैं चौधरी मांगेराम मलिक जी, उनके गांव से, जो कि लगातार 5.5 महीने से यहीं पर बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई मंदी मलिक। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद भाई साहब, और सभी दर्शकों को जो रियल न्यूज़ उमरा देखने वाले को हो मेरी राम राम। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका प्रचार करें। भाई साहब, आप देख रहे हो इतने दिन तक आंदोलन चलन लग रहा है, आप शुरू से ही और जुड़ रहे हो, ठीक है, लगातार यहाँ पर बन रहे हो। यानी इस आंदोलन की आपने शुरुआत भी देखी है और इसका पीक पॉइंट भी देखा है, और बीच में जो भी उतार चढ़ाव आया आपने सब देखे हैं। लेकिन आज जो हालात बने हुए हैं प्रदेश के अंदर, यानी एक तरफ से कोविड का जो कहर है वो चल रहा है, फिर सरकार की क्या उसमें भूमिका है, जो सरकार ने करना चाहिए वो कर रहा है, या विपक्ष ने जो क्या करना चाहिए वो कर रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे भी आज जो सरकार के है वो क्या हालात है। देखिए भाई, पिछले 5 या 6 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की है, लेकिन धीरे धीरे करके जितने भी वर्ग हैं देश के, चाहे वो मध्य वर्ग है, मजदूर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, वो सभी इस आंदोलन के अंदर सक्रिय हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार बीजेपी और आरएसएस की सरकार है, और देश का जो प्रधानमंत्री है वो देश का प्रधानमंत्री न होकर बीजेपी पार्टी का एक प्रधानमंत्री है, और उसकी जो कार्यशैली है वो किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय हित में नहीं है। आज का दौर है जो कोरोना की बीमारी, जो महामारी बनी हुई है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जब पिछली साल कोरोना की एंट्री हुई हमारे देश में, जब 1 महीने पहले लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये सचेत कर दिया था कि दुनिया के अंदर चाइना हुई, स्पेन या इटली के अंदर महामारी फैली हुई है, आप लॉकडाउन लगा दीजिए, लेकिन उन्होंने पूरी लापरवाही बरती। जब वो बीमारी हमारे देश में आई तब उसने लॉकडाउन लगाया। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री की गैर जिम्मेदार रवैया और उसके संगठन के लोग जो उसकी गलत नीतियों का सीना चौड़ा करके जो प्रचार करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है, हमारा प्रधानमंत्री वैसा है, तो ये उनकी नीतियां हैं जो कि देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना की जो बीमारी की जहाँ तक बात है, अब ये बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है, और हर किसी की जान की कीमत एक जैसी है। अमीर हो, गरीब हो, छोटा बड़ा है, सबकी जान की कीमत एक जैसी है। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कोरोना की महामारी से निपटने के लिए 1% भी व्यवस्था की? उसको ये पता है कि देश की आबादी 130 करोड़ है। जब अगर महामारी का रूप ये ले लिया तो ऑक्सीजन की कमी होगी, बेड की कमी होगी, हॉस्पिटल की कमी होगी। लेकिन यार यहाँ तो वेंटिलेटर भी नहीं मिल रहे। 100 वेंटिलेटर की व्यवस्था भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं की। इससे ये साफ झलक रहा है कि उन्होंने लोगों की जान की कीमत की कोई परवाह नहीं है। वे लोग मतलबी और सत्ता पे बना रहना चाहते हैं। नैतिक फर्ज तो ये बनता है कि वो तुरंत पर मतलब इस समय सभी स्टेटों में जहाँ जहाँ बीजेपी है या इनके अलायंस जो भी हैं, उनको नैतिकता के आधार पर जो उनका फेलियर हुआ है उन्हें इस्तीफे देने चाहिए और वो माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे देश में न्याय व्यवस्था भी 2 प्रकार की है, गरीब को देख के अलग व्यवस्था है और अमीर को देख के अलग। क्या हमारे देश के कानून को, सुप्रीम कोर्ट को ये दिख नहीं रहा कि भाई देश के अंदर भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और जो धर्म की राजनीति है, जातिगत राजनीति है, राजनीति होनी चाहिए, राजनीति धर्म के आधार पे होनी चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो तो जातिगत इतना जहर घोल चुके हैं कि हर दिन देश के अंदर जो जातीय दंगे होते हैं उनको धर्म की आड़ में जातीय दंगे करवाए जाते हैं। लोग यहाँ रोजगार मांगते हैं, देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर कहता है कि पकौड़े तलो। इतना बेशरम और ढीठ, जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है उस देश के मुख्यमंत्री और मिनिस्टर से हम सच्चाई की उम्मीद नहीं कर सकते। आज चारों तरफ महामारी फैल चुकी है, लोग रोजगार पहले से ही ख़त्म हो चुके हैं। अब ये देखिए इनके जो बयान आ रहे हैं प्रधानमंत्री के या मुख्यमंत्री के, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मर गए उनका जिक्र करना कोई फ़ायदा नहीं है, आगे के बारे में सोचो। मैं ये कहूँगा कि भाई देखो, जो कलाकार हैं बॉलीवुड के वो शूटिंग कर रहे हैं, क्रिकेटर IPL कर रहे हैं, नेता लोग रैलियाँ कर रहे हैं, और आम आदमी को कह दिया कि भाई लॉकडाउन का पालन करो और घर पे रहो। स्कूल भी बंद पड़े हैं। हाँ, स्कूल, सारी चीज़ें जो आम आदमी मिडिल क्लास से जुड़ी हुई है वे सारी चीज़ें बंद हैं।
तो ये जो कानून भी बनाए हैं, आज का जो वर्तमान हालात हैं, ये हमारे देश के लिए पूरी तरह से खराब है और बर्बाद हो चुका है। जो ये कहते हैं कि ये नीतियाँ देश के हित में, कोई एक नीति तो बता दो जो देश के हित में हो। अब ये देखिए इतने बेशर्मी के साथ इन्होंने अपना विस्टा बना रहा है, जो प्रधानमंत्री अपना नया आवास बना रहा है, वो लगभग 18 या 20 हज़ार करोड़ का उनका प्रोजेक्ट है। क्या उसको जब 6 महीने पहले महामारी का जो संकेत मिला तो क्या उसको नहीं चाहिए था कि भाई हॉस्पिटलों की टेम्परेरी पोर्टेबल हॉस्पिटल हो या ऑक्सीजन की, वो हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बस उसकी सप्लाई की जिम्मेवारी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ले। अब देखोगे कालाबाजारी हो रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किसानों को नेशनल मीडिया ने आतंकवादी बोला, खालिस्तानी बोला, रेपिस्ट बोला, जबकि किसान देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट पेट भरता है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसान के ऊपर है 70 साल के बाद भी। लेकिन जो लोग हमें खालिस्तानी, आतंकवादी, रेपिस्ट बोल रहे थे, 26 जनवरी का जो कांड हुआ, 20 रुपये में झंडा तैयार होता है, उन लोगों ने 250 में बेचा। देश के तिरंगे के ऊपर उन्होंने बिजनेस किया। लॉकडाउन लगा, महामारी फैली, 10 रुपये की जो टैबलेट आती हैं उन लोगों ने 1000 की बेची। आज रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन है जो 500 रुपये में तैयार होता है, उसकी कालाबाजारी करके वो लोग 50-50 हज़ार रुपये का बेच रहे हैं। वे लोग कौन है भाई? क्या किसान का पुत्र ब्लैक मनी वो करता है, क्या कालाबाजारी करता है? कालाबाजारी सरेआम हो रही है। देश की सरकार निरंकुश बन चुकी है, वो कालाबाजारी को देशभक्ति साबित करने में तुली हुई है। तो हमारा देश बटा हुआ है, हमेशा से ही हमारे देश में वर्गीय चेतना की कमी रही है, वर्गीय विरोधाभास रहा है। पूंजीपति लोग मिडिल क्लास का शोषण करेंगे, मिडिल क्लास लोग गरीब और मजदूर का शोषण करेंगे, जातियाँ एक दूसरे का शोषण करना चाहती हैं। और इसी चीज़ का जो हमारा डीएनए, हमारे खून के अंदर जो इस प्रकार की भावना है कि हम हमारी जातियों को प्राथमिकता देते हैं, नरेंद्र मोदी ने उन जातियों को एक दूसरे के ऊपर हावी करने के लिए जातिगण समीकरण की राजनीति करके आज हमारे आंखों पे वो पट्टी बांध दी है, जिसके कारण हम हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, बिजली है, पानी है, फसलों के दाम है, उनकी मांग करने की बजाय हम हमारी जातियों की आरक्षण की मांग करते हैं या उन नौकरियों की मांग करते हैं। तो ये जो मानसिकता है, ये देश के लिए कहीं पर भी अच्छी नहीं है। और किसी भी देश का प्रधानमंत्री अगर देश के अंदर धर्म की राजनीति करता है, जातीय दंगे फैलाता है, तो उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बात हुई थी BSNL को इसने बेच दिया, BSNL को नहीं चला पाया, रेलवे को ये नहीं चला पाया, एरोप्लेन को ये नहीं चला पाया। और इसके संगठन के और जो हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि देश को चलाएगा। सारी सरकारी संस्थानों को जानबूझ के बर्बाद किया गया है ताकि उनको आसानी से निजी हाथों में बेच दिया जाए। सरकारी बैंकों का निजीकरण, अरे बैंक की अर्थव्यवस्था गरीब मिडिल क्लास से जुड़ी हुई है, उसका लेन देन है। अगर वहाँ पे पूंजीपति लोग निजीकरण हो गया, वो तो उनका खून चूस लेंगे यार। लेकिन लोगों का खून चूसने के लिए निजीकरण किया गया है ताकि कुछ चुनिंदा 5 या 10 लोग हैं वो देश के ऊपर चलाएं और बीजेपी सरकार उनके फंडिंग के द्वारा अपना चुनाव प्रचार की फंडिंग मिलती रहे और ये लोग सत्ता पे काबिज होते रहे। तो यहाँ पे आपने देखा स्टार्टिंग से बीच में ऐसा दौर आया 26 जनवरी का, यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। फिर एक टाइम आया भाई फसल आ गई तो यहाँ पे खाली सा होने लग गया था। तो अब फिलहाल के हालात मतलब आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक मतलब दोबारा से लोग यहाँ पे आने लग रहे हैं। तो मतलब क्या कितना मतलब ऐसे चलता रहेगा ये आंदोलन लंबा? कुछ इसमें परिवर्तन, कोई नया कदम संयुक्त किसान मोर्चा उठाएगा इस? देखो वो रणनीतियाँ तो बनानी पड़ती हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जो वो हमसे ज़्यादा सोच विचार करने वाले लोग हैं, वो आगू हैं हमारे, उनको हर चीज़ का पल पल का खबर है। वो हमें कोई ऐसी गलत रास्ते पे तो लेके जा नहीं रहे, वो जो भी करेंगे वो सही निर्णय करेंगे। लंबा आंदोलन चलने की वजह से ये है कि किसान वर्ग है वो फ्री तो रहते नहीं, उनके घर पे भी काम है। खेती बाड़ी का जो सीजन है, जो गेहूं की कटाई है और है सरसों की कटाई है, तो वो काम भी ज़रूरी है। अब वो काम से वो लोग निपट चुके हैं तो धीरे धीरे करके वो दोबारा अपने मोर्चों की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पक्के मोर्चे बन चुके हैं। पहले संख्या ज़्यादा थी, बीच में कम हो गई थी क्योंकि घर का काम ज़रूरी है, और अब दोबारा से संख्या बढ़ रही है। आंदोलन तो देखो सरकार की एक मॉरल वैल्यू पे डिपेंड है। देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र कहता है अगर देश के एक आदमी को भी तकलीफ हो ना, उसके बारे में सोच विचार करने की ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो भाई करोड़ों लोगों की जान पे बनी हुई है, क्योंकि कृषि मिडिल क्लास पूरा कृषि पे डिपेंड है। और अगर कृषि घाटे का सौदा होती, मतलब एक कृषि बेकार चीज़ होती है और
अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड नहीं होती कृषि, तो पूंजीपति इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करते? अंबानी अडानी कहते हैं भाई किसानों का भला करेंगे। मैं उनको कहूँ भाई अंबानी अडानी, अब तक जितनी भी आपकी फर्टिलाइज़र की कंपनियां थी, पेस्टिसाइड की थी, हर्बिसाइड की जितनी कंपनियां थी, आपने तो हमेशा किसान की मजबूरी का और सरकार की गलत नीतियों का फ़ायदा उठाकर किसान को दिन भर लूटने का काम किया है। अब कहते हैं कि भाई MSP क्यों ज़रूरी है। मैं कहना चाहूँगा कि भाई धरती पर ऐसा कोई एक प्रोडक्ट है जो MSP के ऊपर ना बिकता हो। पानी की बोतल भी MSP पे बिकती है। किसान दूध निकालता है, उसका कोई MSP निर्धारित नहीं है, लेकिन जैसे ही वो कॉरपोरेट घरानों की कंपनियां उसको मार्केट में लेके आती है तो MSP होती है। आज जो हमारे लोकल एरिया की मैं बताऊं, जो टमाटर का भाव है, एक रमेश पंगाल नाम का किसान है जो 70 किलो में टमाटर लगाता है, आज उसको 2 रुपये से भी कम भाव मिल रहा है। लेकिन मार्केट से किसान अगर खरीदने जाएगा तो उसको 20 रुपये से लेके 25 रुपये किलो का टमाटर मिलता है। अगर सरकारें कहती है कि भाई हमने APMC मंडी खत्म करके दलाली खत्म कर दी, भाई जो बिचौलियों को ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, जो बोले भाई बिचौलियों को हम खत्म करें, भाई बिचौलिए खत्म कहाँ से हो गए? अगर जहाँ पर बिचौलिए खत्म करने की बारी है वहाँ पर तो आप कालाबाजारी को बढ़ा रहे हो। करप्शन, आम आदमी सवेरे से लेकर शाम तक खेती करता है, दिन रात खेतों में मेहनत करता है, लेकिन उसको अपने फसलों के भाव वो सुनिश्चित नहीं लगते। आप ये बताओ, गेहूं है, कह दिया कि भाई गेहूं की ज़्यादा है गेहूं और चावल हमारे देश में ज़्यादा है और सरकार के पास पैसे नहीं है उनको खरीदने के लिए। भाई फालतू अनाज हमारे देश में कैसे हो सकता है जब 30 करोड़ लोग तो सड़कों पे धक्के खाते हैं, भीख मांग के खाते हैं 30 करोड़ लोग, और 30 करोड़ लोगों को लगभग, अगर छोटे देशों की गिनती करें तो 15 देशों की जनसंख्या के करीब 30 करोड़ लोग होते हैं, एक अलग भारत बच सकता है। लेकिन ये जो नीतियाँ हैं ये आम आदमी को गुमराह करने के लिए है। MSP की जरूरत इसलिए है, 23 प्रकार की फसलें जो हरियाणा में आज मैं बताऊं 1975 गेहूँ का रेट है, 15 या 1600 रुपये गेहूँ दूसरे स्टेटों से लेके हमारे हरियाणा में बिक्री है। आम आदमी की पेमेंट कितने महीने हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गया, आम आदमी को गेहूं की पेमेंट नहीं मिल रही। बोल रहे थे बोले प्राइवेट कंपनियां, सारा अनाज तो सिलोज के अंदर जा चुका है, अडानी अंबानी के सिलोज के अंदर गेहूं जा चुके हैं, लेकिन पेमेंट नहीं हो रही। ये निर्णय जो है आगामी दुष्परिणाम है, इनके दुष्परिणाम। आज इतनी मनमानी से गुंडागर्दी चल रही है, ये आंदोलन गुंडागर्दी, पूंजीपतियों की जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। आप देखिए किसानों के ऊपर रिलायंस कंपनियां इंश्योरेंस कर रही हैं। पहले इन्होंने 1 एकड़ का 500 रुपये से शुरुआत की थी, आज बिना पूछे 3 गुना 4 गुना ये खाते से प्रीमियम काटते हैं उसका। और जबकि मुआवजा जो है इनका जो राशि देनी वो कोई सुनिश्चित नहीं है, वह देंगे या ना देंगे, उनको कौन रोकेगा भाई? उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ ये आंदोलन है और महंगाई के खिलाफ ये आंदोलन है। ये आंदोलन किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ये व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन है। जो देश को चलाने वाले लोग 70% लोगों को अगर उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को फीस देनी होती है, चिकित्सा के लिए देना होता है, बिजली का बिल भरना होता है, पानी के लिए जो खपत होती है डीजल की उसका किराया देना होता है। अरे वो तो MSP पे खरीद के जितने प्रोडक्ट खेती के ऊपर होते हैं सब की MSP है। कोई भी आपको दवाई है स्प्रे बिना MSP का नहीं मिलेगा, उनकी MSP दिन भर बढ़ रही है। लागत मूल्य है जो बहुत ज़्यादा है और बिक्री मूल्य बहुत कम है। अगर किसान की गेहूँ के ऊपर सारे प्रोडक्ट MSP के हैं, खर्चा हो रहा है, तो क्या वो जिनके द्वारा तैयार की गई है वह खुद MSP के ऊपर नहीं बिक सकती? क्या वो बिक सकती है, लेकिन सरकार की गलत नीतियाँ देश को गरीब बनाए रखो। और हमारे नेता अमीर देश होते हुए पब्लिक को बताया जाता है कि भाई देश गरीब है, और नेता अमीर है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद रखे हैं। और अगर राजनीति गंदी होती है हमारे देश की, मैं पूछना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला हमारे देश का युवा नेता है, दीपेंद्र सिंह युवा नेता है, किरण चौधरी है, कुलदीप बिश्नोई है। अगर राजनीति गंदी होती तो ये इस गंदी में कर क्या रहे भाई? ये लोगों को, बुद्धिजीवी लोग और समाज के अच्छे लोग राजनीति में ना आए, इसलिए ये गलत चीज़ों का प्रचार करते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे की तो कमी नहीं है, घर पे के भाई इनका खाने के दाने को नहीं। ताकि आम आदमी अगर सत्ता के अंदर आएगा, मान लिया 50 आदमी जीत के आ गए, तो वो आम आदमी और देश के लिए अच्छी नीतियां बनाएगा। लेकिन ये लोग अपना राजनीति लंबी चले, इसलिए सारे जितने भी 545 MP हैं उनका एक ये गुट है। और हमारे देश की सत्ता ही हमारे देश के जो आम आदमी के कातिल है, बाकी हमारे दुश्मन पाकिस्तान और चाइना नहीं है, हमारे देश के ही लोग हैं। अभी जो पीछे 2-3 दिन पहले की बात है, जो एक उत्तर प्रदेश के बड़े ही मतलब ये कहें कि हम किसान नेता या फिर एक मतलब संघर्षशील जो रहे हैं पहले के किसान नेता चौधरी चरण सिंह के सपुत्र अजीत सिंह जी का
निधन हो गया था कोरोना से, ठीक है। और उससे ही कुछ दिन पहले ही एक जो नेशनल चैनल है, न्यूज़ चैनल, उसके पत्रकार का होता, तो उसका जो शव था उसको तो नोएडा से करनाल शिफ्ट कर दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अभी जो है अजीत सिंह के जो है जो उनका जो शव है उसको वहाँ पे अपने पैतृक जगह पे ले जाया, नहीं जाने दिया। तो मतलब ये चर्चा आ रही है कि भी इसको भी लोग मतलब राजनीति से प्रेरित समझ रहे हैं कि भाई ऐसा एक किसान वर्ग जो है वो भी इससे खासा नाराज़ है। आंदोलन में भी यहाँ पे हमने सुनने के कुछ नेताओं से सुनी ये बातें, तो आप मतलब इस कैसे देखते हो इसको? बात वहीं आ गई, मैं बात लोकतांत्रिक करूँगा। हर आदमी की जान की कीमत एक जैसी है, चाहे वो एक गरीब मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का लड़का हो, चाहे वो एक पत्रकार हो। लेकिन ये जो दोगली नीतियाँ इन्होंने की है, पहली बात तो ये धर्म की आड़ में बीजेपी की जातिगत द्वेष भावना की राजनीति, ये स्पष्ट दिख रही है, हर किसी को दिख रही है। रोहित सरदाना जी न्यूज़ चैनल का या जो उस चैनल पे वो काम कर रहा था, वो बीजेपी का एक एजेंट था। आपने देखा किसानों को उसने खालिस्तानी बोला, आतंकवादी बोला। एक पत्रकार होने के नाते सत्तारूढ़ पार्टियां जो होती हैं, सरकारें, उससे सवाल किए जाते हैं, ना कि विपक्ष से सवाल किए जाते हैं। आज महंगाई बढ़ रही है तो इसका जो जवाब देना है वो तो सरकार को देना है या विपक्ष को देना है? नहीं, सरकार को। देश के किसान, उन्होंने कहा कि वह आतंकवादी हैं। अरे जब लॉकडाउन लगा तो खट्टर ने और प्रधानमंत्री ने हमसे 5-5 किलो गेहूं ली, तो क्या हम उस टाइम आतंकवादी नहीं थे? रोहित सरदाना, मैं पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार रहे, क्या आपने कभी आम आदमी की आवाज़ बनने की कोशिश की? ये आतंकवादी की जो परिभाषा बीजेपी ने पिछले 7 साल में गढ़ी है वो बिल्कुल अलग गढ़ी है। आतंकवादी कोई मुस्लिम नहीं होता, आतंकवादी कोई सीमा से पार नहीं आता। आतंकवादी का मतलब है आतंक जैसा माहौल बनाना। हमारे देश में हमारे चारों तरफ आतंकवादी ही तो हैं भाई। वो पार्टी यार, वो बीजेपी का एजेंट था, इसलिए उनका जो काम था वो ईमानदारी से कर रहा था और उसकी ईमानदारी का फल दिया था बीजेपी ने उसको शमशान घाट में पहुँचाकर। अब बच गया अजीत सिंह का लड़का, चौधरी चरण सिंह का लड़का अजीत सिंह। वो एक किसान वर्ग को विशेष तौर पर टारगेट कर रही है बीजेपी, और वह स्पष्ट मैसेज दे रही है पब्लिक को, जो हमेशा किसान के विरोधी रहे हैं, वो उनको एक मैसेज दे रही है, भाई देखो हम किसान के विरोधी हैं, और जो लोग किसान के विरोधी हैं वो हमें सपोर्ट करें, और हम किसान के विरोधी हमारी नीतियां हैं। ये स्पष्ट झलक रहा है। और ये हमारे देश के जो भाईचारा है, जो हमारे देश का जो समाज है, वो काफ़ी पेचीदा है उसका जो है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के धर्म और विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, हर कोई भावना से जुड़ा हुआ है। अगर किसी को कुछ कह दिया तो वो उसको जातीय रूप देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। तो ये जो राजनीति आज हमारे देश का है बीजेपी का, वो बिल्कुल गर्त में जा चुकी है। देश को आगे बढ़ाने की बजाय देश को पीछे ले जाया जा रहा है। आप देखिए, राम मंदिर के ऊपर ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर बुद्धिजीवी लोग ये होते और देश हित में होते तो ये हॉस्पिटलों की मांग करते, ये शिक्षा की मांग करते। 1000 साल पहले जिन्होंने यार हमें देश में, हमारे देश के जो शिक्षाविद हुए हैं, राजा राम मोहन राय हुए हैं, ज्योतिबा फुले हुए हैं, सेठ छाजूराम जी हुए हैं, विवेकानंद जी हुए हैं, उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया। मंदिरों से पूजा पाठ प्रति, वो जो सती प्रथा होती थी, दहेज प्रथा होती थी, मूर्ति पूजा होती थी, उनसे पीछा छुड़ाया, तब हम जाके यहाँ आधुनिक भारत में आए थे। लेकिन अब आधुनिक भारत से हमें 1000 साल पीछे दोबारा मूर्ति पूजा की तरफ धकेला जान लग रहा है। तो भाई ये आज के दौर जो नीतियां हैं वो किसान हितैषी, आम आदमी के हितैषी नहीं है। ये एक पूंजीपति वर्ग की सरकार और देश को पूरी तरह बर्बाद करके गरीब को दबा के रखना चाहती है। तो अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी जो आंदोलन चल रहा है इतने दिन से, तो अभी आपको कोई ऐसी कोई नई कोई मूवमेंट ऐसी नज़र आ रही है कि भाई कोई जैसे ऐसे घटना या फिर ऐसा कोई प्लान है जैसे 26 जनवरी का बना था, या फिर ऐसे अलग अलग मौके पे किसान वर्ग जो है वो करता रहता है, तो आप भी जो नेता लोग हैं उनसे मिलते रहते हैं जो किसान आंदोलन के, भाई आपको क्या लग रहा है अभी आने वाले टाइम में दोबारा से बातचीत सरकार शुरू करेगी, या फिर जो कोरोना का है इसी का मतलब जो बहाना लेकर के ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, मौत से हर किसी को डर लगता है। कोरोना दो-धारी तलवार है। इस कोरोना फैलाया सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने। खामियाजा भुगतना पड़ रहा है किसानों को बदनाम किया जा रहा है कि किसानों की वजह से कोरोना फैल गया। पीछे आपने देखा होगा जब लॉकडाउन लगाना था, बाहर की सारी एयरलाइन बंद करनी थी, उस टाइम मरकज के मुसलमानों पे आरोप लगा दिया ताकि वह मुसलमान बदनाम हो जाए और मोदी का जो वो एजेंडा है वो सक्सेस हो जाए। इसी प्रकार अब है, सरकारें कुछ कर नहीं रही।
ना हॉस्पिटल बना रही, ना दवाइयाँ लेके आ रही, ना वो जितने भी हॉस्पिटल डॉक्टर है, डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर सरेआम सुसाइड कर रहे हैं यार, सिस्टम को गाली बक रहे हैं नरेंद्र मोदी को। इससे बुरा दिन और इस देश के क्या आएंगे। तो किस आंदोलन की आगे की जो रूपरेखा होगी वो तो लोगों की भीड़ के ऊपर डिपेंड है, और जो भी होगा वो सबके सामने होगा, क्योंकि सामने वाली सरकार के पास मीडिया है जो एक बहुत बड़ा हथियार है, जो हम अगर थोड़ा भी गलत करेंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा गलत दिखाएंगे। तो जो भी होगा वो सबके सामने होगा और बहुत जल्द होगा, क्योंकि रणनीति तो बनाई नहीं पड़ती है भाई, बिना रणनीति के तो युद्ध जीते नहीं जाते। तो अंत में आप 2 लाइन में जो हमारे चैनल के माध्यम से जो किसान वर्ग यहाँ नहीं है, गांव में है या मतलब इधर उधर कहीं पर, उसको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा भाई, जो किसान भाई ने अपने घर का या खेत का जो काम पूरा कर लिया है वो ज़्यादा ही ज़्यादा संख्या में टेकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पहुँचें, क्योंकि आपकी संख्या की यहाँ पर बहुत जरूरत है। क्योंकि ये लड़ाई अस्तित्व को बचाने की, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक मुद्दों की लड़ाई है, और सामाजिक मुद्दों में हर धर्म का और हर जाति के लोगों का शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी एक के लिए कानून नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए 100 करोड़ लोगों के लिए ये है। इसलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो काम अपना पूरा कर चुके हैं वो मोर्चों पे अपनी हाजिरी लगाए। तो ये थे हमारे साथ टिकरी बॉर्डर पर पिलर नंबर 768 से स्वर्गीय मांगेराम मलिक जी के मंच से मंदी मलिक उमरा। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।